हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। ये कक्षा 11 यूपी बोर्ड का भूगोल है। पाठ 2 है कक्षा 11 का, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत है। आप इसमें पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, साथ ही साथ पढ़ेंगे आप तारों की उत्पत्ति कैसे हुई है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये जो आप देख रहे हैं चरण प्रथम और इसके नीचे है चरण 2। इसे आप अगर पहली बार पढ़ेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको समझ में ना आए। पहले आप पढ़िए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई है, इसके बाद आप पढ़िए तारों की उत्पत्ति कैसी हुई है, इसके बाद आप पढ़ेंगे जब ग्रहों की उत्पत्ति कैसी हुई है, तब आपको पूरा का पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। यदि आप लोग पढ़ना चाहें तो चरण फर्स्ट, इसे मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, पहले भी मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो किन्हीं लोगों को लगेगा कि ये नहीं पढ़ाए। तो देखिए चरण फर्स्ट में क्या है, इसमें बहुत से भूगोलवेत्ता जो हैं वो अपना अपना मत दिए हैं। तो पहले देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है। एक विद्वान है, 2-3 विद्वान हैं, बहुत से विद्वान अपना अपना मत दिए। तो जिनका मत फेमस है वो मत आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध में विभिन्न दार्शनिक वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से सबसे लोकप्रिय जो थी इमैनुअल कांट जी का था। अब देखिए आपके बुक में इमैनुअल कांट का दे दिया है, लेकिन इमैनुअल कांट क्या परिकल्पना दिए थे वो नहीं दिया है। तो इसको आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा दूसरा वीडियो जो बनेगा वो पूरा डिटेल में रहेगा। तो अभी आपके सिलेबस का मैं बता रहा हूँ, जब सिलेबस से बाहर वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसे आप जरूर देखिएगा। इमैनुअल कांट ने दिया पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। इसमें आपको इतना समझना पड़ेगा कि सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत इमैनुअल कांट ने दिया। फिर 1976 में गणितज्ञ लाप्लेस ने इस मत का संशोधन प्रस्तुत किया, जिसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो जो थे आपके इमैनुअल कांट, उनकी परिकल्पना में संशोधन कर दिया गया। लाप्लेस ने उनके में संशोधन कर दिया 1976 में, जिसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो आप इतना समझ गए। फिर इसके बाद देखिए क्या हुआ। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमे गति से घूमते हुए पदार्थों का बादल से हुआ है। यानी धीमे गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो हमें लगता है अभी आपको यहाँ से नहीं हमें पढ़ाना चाहिए, हमें आपको पहले बताना चाहिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई है। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है। चरण 2 में जो है इसमें बताया गया है कि द्वैतारक सिद्धांत, यानी 2 तारा, एक सूर्य है एक और तारा रहेगा, एक सूर्य है एक और तारा है, इसी प्रक्रिया को ही द्वैतारक सिद्धांत कहते हैं। द्वैतारक सिद्धांत में कुछ भी नहीं है। देखिए सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात स्वीकार करते हैं, ये द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो श्मिड तथा जर्मनी के कार्ल वाइज़र्स्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। पहले तो इमैनुअल कांट ने प्रस्तुत किया था, तो लैप्लास ने उसमें संशोधन किया, तो निहारिका परिकल्पना बना। अब फिर निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया गया, कौन? रूस के ऑटो श्मिड तथा जर्मनी के कार्ल वाइज़र्स्कर। तो निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उनके विचार से सूर्य और निहारिका से घिरा हुआ है, 100 निहारिका से घिरा हुआ है था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम व धूल कणों की बनी हुई थी। इनके टकराने से चपटी तस्तरी की आकृति का बादल निर्माण हुआ और अभिवृद्धि इस प्रकार ही ग्रहों का निर्माण हुआ। तो अभी आप इतना समझ गए, आप इसमें समझे होंगे, हमारे जितना मैं समझता हूँ कि आप जितना समझे होंगे, आप समझे होंगे इमैनुअल कांट कौन है। फिर इसके बाद आप समझे होंगे निहारिका परिकल्पना। अभी आप निहारिका के बारे में नहीं समझे होंगे कि निहारिका क्या चीज़ है। फिर इसके बाद आप लाप्लेस को जाने होंगे। फिर इसके बाद चरण 2 में आप द्वैतारक सिद्धांत को समझे होंगे। फिर इसके बाद आप द्वैतारक सिद्धांत, 2 तारे की होने की बात हुई। फिर इसके बाद ग्रहों की निर्माण हो गया। आप इतना समझ गए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि पृथ्वी इसमें कहाँ है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसीलिए मैं बोल रहा था सबसे पहले आप यहाँ से पढ़िए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति आधुनिक सिद्धांत, इसमें भी अभी आप पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं पढ़ेंगे, पहले आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी विद्वान बहुत से
अपना मत दिए हैं। आपकी बुक में 2 ही मत फेमस हैं। तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, यद्यपि इनका सिद्धांत आंशिक रूप से ही मान्य है। तो मैं आपको एक एनिमेशन दिखा दूं, आप देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। ब्रह्मांड का एनिमेशन देखिए, ये छोटा गोला है, देखिए विस्फोट हुआ। ये जो आप छोटे छोटे कण देख रहे हैं ये सब आकाश गंगाएं हैं। आप समझ सकते हैं एक आकाश गंगा के अंदर असंख्य तारे होते हैं। तो एनिमेशन आप देख चुके। अब आप देखिए बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। कैसे हुआ वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो छोटा गोला है, पहले ब्रह्मांड इतना छोटा था जितना आप छोटा गोला देख रहे हैं, इससे भी छोटा। फिर ये विस्फोट हुआ, इतना बड़ा बना, फिर इतना बड़ा बना, फिर इतना बड़ा बना। यही है आपका क्या, बिग बैंग सिद्धांत। अभी अब मैं आपको और बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट रूप से आप समझ लेंगे। तो शुरू में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना अति छोटे गोलक परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान अनंत था। देखिए एक छोटा गोला था जिसका क्या, एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म तथा तापमान घनत्व अनंत था। अब देखिए दूसरे में क्या है, बिग बैंग की प्रक्रिया में अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। जो मैं आपको छोटा गोला दिखाया, ये देख रहे हैं, इसमें विस्फोट हुआ, विस्तृत हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गए। जो ऊर्जा थी, ये जो छोटा गोला था ये ऊर्जा था, तो ये जब विस्फोट हुआ तो कुछ ऊर्जा पदार्थ में बन गई, यानी कुछ ठोस अवस्था में अब आने लगी थी। जिसके बाद देखिए कुछ परिवर्तित हो गया। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंदर ही परमाणु का निर्माण हुआ, यानी 1 सेकंड के अंदर अल्पांश के अंतर्गत ही विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही परमाणु का निर्माण हुआ। तीसरा क्या पॉइंट है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया था। परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार का होना। अब आप इतना समझ गए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो चुका है। यानी आप यहाँ पर देखिए एक बिग बैंग सिद्धांत जो है, एक छोटा गोला था, एक छोटी सी पॉइंट थी जिसका आयतन यहाँ पर आप पढ़ेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ। ऐसी मान्यता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। आकाशगंगाओं में असंख्य तारे पाए जाते हैं। एक आकाशगंगा है, ये आकाशगंगा है अगर ये, तो इसमें असंख्य तारे पाए जाते हैं। आपको मैं भी इसका एनिमेशन दिखा देता हूँ। तो ऐसी मान्यता है कि एक आकाशगंगा में असंख्य तारे पाए जाते हैं। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास जो है 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। आकाशगंगा का निर्माण प्रारंभ में हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के संचयन से हुआ, जिसे निहारिका कहा गया। इस निहारिका में गैसीय बादलों के झुंड विकसित हुए जो बाद में गैसीय पिंडों में बदल गए। इन्हीं गैसीय पिंडों को हम तारों का निर्माण कहते हैं। यानी आप पहले देखिए आकाशगंगा का निर्माण प्रारंभ में हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के संचयन से हुआ, जिसे निहारिका कहा गया। आकाशगंगा को क्या कहा गया, निहारिका कहा गया। इसी निहारिका में गैसीय बादलों के झुंड विकसित हुए जो बाद में गैसीय पिंडों में बदल गए। इन्हीं गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ। यानी देखिए अगर ये आकाशगंगा है, एक आकाशगंगाएं अनंत हैं, उसी आकाशगंगा में अनंत तारे हैं।
आपकी अपनी भी एक आकाशगंगा है जिसे दूध मेखला के नाम से जानते हैं। इसके सबसे नज़दीक आकाशगंगा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो आप इतना समझ गए तारों का निर्माण कैसे हुआ। अब आप पढ़ेंगे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, ग्रहों के विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रथम अवस्था क्या है, निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड के रूप में तारे पाए जाते थे। ये देखिए आपके तारे हैं, सब तारे हैं। अभी तारों का भी निर्माण हुआ है। पहले तो एक छोटा गोला था, तो इस छोटे गोले से इतना बड़ा, बहुत बड़ा ब्रह्मांड विस्तार हुआ। उस ब्रह्मांड में एक निहारिका का एक स्थान बना जिसमें असंख्य तारे हैं। अनेक ऐसी निहारिकाएं होंगी, उसमें असंख्य तारे होंगे। तो अपनी एक निहारिका की अब बात हो रही है, दूध मेखला की। निहारिका के अंदर जो है असंख्य तारे के गुंथित झुंड, निहारिका के अंदर अंदर जो है गैस के गुंथित झुंड के रूप में तारे पाए जाते हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसी बादल में, फिर इसके बाद गैसी क्रोड का निर्माण हुआ। इस गैसी क्रोड के चारों ओर गैस व धूल के कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, इस अवस्था में गैसी बादल का संघनन आरंभ हुआ तथा क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणु के रूप में विकसित हुए। ये ग्रहाणु गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ गए। अब तीसरी अवस्था में क्या हुआ, देखिए ग्रहों के विकास की इस अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में निर्मित हो गए। पहले क्या हुआ, पहली अवस्था में गैस के गुंथित झुंड हुए, गैस के गुंथित झुंड आपस में इकट्ठे हुए। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, उन गुंथित झुंड जो थे गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में उनके अंदर जो था गैस थे, अब वो पदार्थ में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे। तीसरी अवस्था में क्या हुआ, उन अंतिम अवस्था में छोटे छोटे ग्रहाणुओं में सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में निर्मित हो गए। जब वो पदार्थ बन गए तो वो अब टूट टूट कर ग्रहों के रूप में बन गए। तो यानी आप देख रहे होंगे हर एक चीज़ जो है गैस से यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। पहले वो गैस था, फिर प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में वो ठोस हुआ, तीसरी अवस्था में क्या हुआ, वो टूट टूट कर ग्रह बन गया। अब देखिए सौरमंडल का निर्माण, ये ग्रह कैसे बना उसका एनिमेशन है। ये बीच में जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, वो सूर्य है। उसके चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं, उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य के पास से एक अन्य तारा, भ्रमणशील तारा गुजरा था, जिसके कारण सूर्य का सतह टूट गया और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। यही सब ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। यही दो तारक सिद्धांत है। आप पढ़ लिए, पहले आप तारा का ब्रह्मांड का निर्माण पढ़े, फिर आप ब्रह्मांड के अंदर तारे का निर्माण पढ़े, फिर आप ग्रह का निर्माण पढ़े। अब आपके सूर्य का निर्माण हो चुका है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया। तो आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, इसे आप समझ लीजिए। इन्हें आंतरिक ग्रह, इन्हें पार्थिव भी कहते हैं। बुध, शुक्र, मंगल तथा पृथ्वी को इनके आंतरिक सम्मिलित किया गया है। ये जो हैं आपके क्या हैं, आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को आप बाह्य ग्रह कहते हैं। ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब आप देखिए जोवियन ग्रह, उल्लेखनीय तथ्य है कि आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं। तो बाह्य ग्रह का एक नाम और है जोवियन ग्रह, इसे आप नोट कर लीजिएगा। पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों में भेद क्या है, क्यों उन्हें आंतरिक ग्रह और उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। तो देखिए आप, पार्थिव एवं जोवियन ग्रह, उसे यही पार्थिव एवं जोवियन ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों को। तो पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों में भेद निम्नलिखित है। पार्थिव ग्रह का आकार में छोटे तथा जोवियन ग्रह का आकार में अपेक्षाकृत अधिक बड़े होते हैं। जो आपके पार्थिव ग्रह होते हैं यानी आंतरिक ग्रह, वो छोटे होते हैं। जो बाह्य ग्रह यानी आपके जो जोवियन ग्रह होते हैं वो बड़े होते हैं। पहला अंतर, पृथ्वी ग्रह, पार्थिव ग्रह जो है सूर्य से अपेक्षाकृत कम दूरी पर स्थित है, जबकि जोवियन ग्रहों की दूरी अधिक है। आप इतना समझ गए। तीसरा पॉइंट है, पार्थिव ग्रहों की संरचना चट्टानी है, जबकि जोवियन ग्रहों की संरचना गैसीय है।
पार्थिव ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कम, पृथ्वी का केवल एक तथा मंगल के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? वो चंद्रमा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, जबकि जोवियन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या बृहस्पति के 16, शनि के 30, अरुण के 17, वरुण के 8 उपग्रह हैं। यानी जो आपके वाह ग्रह हैं उनके उपग्रह भी अत्यधिक हैं। तो ये 4 अंतर हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब देखिए चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई, मैं आपको द्वैतारक सिद्धांत बता दूं। द्वैतारक सिद्धांत क्या है? उससे भी आपके ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। द्वैतारक सिद्धांत में क्या हुआ, ये आपका सूर्य था, ये एक अन्य भ्रमणशील तारा जो है सूर्य के पास से गुजरा, तो इसमें इससे टकरा गया, तो सूर्य के एक सतह जो है अलग हो गई। सूर्य की एक सतह जो है जब ये टकराई तो उससे अलग हो गई। ये सतह बाद में टूट गई, किसमें? 8 खंडों में, जो आपके ग्रहों के निर्माण हो गया। यही 8 खंड सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। इन्हें ही द्वैतारक सिद्धांत के द्वारा ग्रहों की उत्पत्ति कहते हैं। तो आप समझ गए, पहला जो छोटा टुकड़ा था वो बुध है, फिर इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आपके ग्रहों का निर्माण हो चुका है। अब आपके देखिए पृथ्वी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पर। तो उसमें चंद्रमा की उत्पत्ति कैसी हुई? चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसकी उत्पत्ति 4.4 अरब वर्षों पूर्व मानी जाती है। वैज्ञानिकों की मान्यता की है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव के कारण हुई, जिसे द बिग स्लैट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे बहुत नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, द बिग स्प्लैट। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है आप इसी सिद्धांत के द्वारा बताएंगे। तो ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ समय बाद ही एक विशाल पिंड पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, या पदार्थ पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा, जो चंद्रमा कहलाया। पहले आप देखिए ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ था। एक तारा था, वो सूर्य था। एक दूसरा तारा आया, सूर्य से टकरा गया, तो सूर्य का कुछ भाग टूट गया, जो 8 खंडों में बिखर गया। तो यही 8 खंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अब तीसरा खंड जो था वो पृथ्वी था। पृथ्वी, फिर कोई दूसरा पदार्थ आया, पृथ्वी से टकरा गया, तो पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया, जो चंद्रमा के रूप में बन गया, और यही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो इसी प्रकार पृथ्वी का उत्पत्ति हुई, और चंद्रमा की भी उत्पत्ति आप समझ गए। ये जो मैं बताया इसे द बिग स्प्लैट के नाम से जाना जाता है। आप एनिमेशन देख लीजिए। चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से एक पदार्थ टकराया, जिसकी वजह से पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर बिखर गया, जो उसके चारों ओर नाचने लगा। यही आज का चंद्रमा बना हुआ है। तो आप एनिमेशन में बहुत अच्छे से देख रहे हैं चंद्रमा कैसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो आप समझ गए होंगे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे है। पृथ्वी का उद्भव देखिए, यहाँ पे आप बता रहा है पृथ्वी का उद्भव हो गया, तो अब उस पर जीवन उमन कैसे आएगा। तो पृथ्वी का उद्भव लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी गर्म निर्जन ग्रह थी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वह चट्टान गर्म थी, उस पर कुछ भी नहीं रह रहा था, उसका तापमान अनंत था। इसका वायुमंडल विरल था, जो कि हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से बना था। इसका जो हाइड्रोजन था वो विरल था, हाइड्रोजन और हीलियम के गैसों से इसका जो वातावरण था वायुमंडल बना था। आज यह पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत भिन्न है। अनेक घटनाओं एवं क्रियाओं से यह चट्टानी निर्जन एवं गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गई। आज से यह लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है, जिसका बाह्य भाग कम घनत्व तथा आंतरिक भाग अत्यधिक घनत्व है। अब आप देखिए पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। ये पृथ्वी है, उसका तापमान अभी अनंत है, वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम के ही वातावरण है, वहाँ पर कोई जीवन नहीं है। अब वह धीरे धीरे तो कुछ ठंडा हो रहा था, कुछ दिन बाद, कई करोड़ वर्ष बाद। फिर इसके बाद क्या हुआ, पुनः जब चंद्रमा की उत्पत्ति जब होने लगी थी, कुछ समय बाद, जब पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, तो चंद्रमा कुछ ऐसा पदार्थ आया, पृथ्वी से टकरा गया, तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा अलग होकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, यही चंद्रमा था। तो पुनः उसका टेम्परेचर क्या हुआ, उसका बढ़ गया पृथ्वी का।
तो अब और लेट होगा पृथ्वी पर जीवन आना। तो वही इसमें कहा रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान भीषण टक्कर होने के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ गया। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में विभाजित हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड़ तक 3 परतें पाई जाती हैं। परपटी, क्रस्ट इसे कहते हैं, प्रवार, मेंटल, ये सब आप पाठ 3 में पाएंगे। ये आपका पूरा एक पाठ है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना नाम पाठ बन जाएगा। तो पहला परत परपटी है जिसे क्रस्ट बोलते हैं, प्रवाल मेंटल है, तीसरा आपका क्रोड है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मैं लेक्चर 3 में बोला हूँ परपटी और क्रस्ट, पहली परत परपटी, दूसरी परत क्रस्ट, वो एक ही परतें हैं। परपटी और क्रस्ट एक ही परत है, उसका एक ही नाम है। तो आप समझ गए, पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती हैं। पहली परत है ऊपरी परत क्रस्ट, दूसरी है मेंटल, तीसरी जो बीच पृथ्वी के मध्य है उसे क्रोड कहते हैं, और आंतरिक क्रोड। तो आप में 3 ही पढ़ना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब देखिए क्या हुआ, जब चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई तो फिर पृथ्वी का टेम्परेचर कम होने लगा। अब स्थल मंडल का विकास शुरू हुआ कैसे, ग्रह, अब तो आप समझ गए। तो पृथ्वी ठंडी हो गई, अब फिर स्थल मंडल का विकास होगा। ग्रहण व अन्य खगोलिक पिंडों की संरचना अधिकांशतः घने एवं हल्के पदार्थों के मिश्रण से हुई। ग्रहाणु ग्रहों की उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्मांड में बिखरे हुए छोटे छोटे धूलकणों जैसी आकृतियों वाले कण थे। तो ये सब आप छोड़ दीजिए। फिर देखिए, पृथ्वी स्थल मंडल का विकास मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, इसे मैं आपको स्टार्ट में बता दे रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये पृथ्वी है आपकी, ये अभी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। फिर क्या हुआ, बादलों का निर्माण होता है। जब बादलों का निर्माण होता है तो वर्षा होती है, बहुत करोड़ों अरबों वर्ष तक वर्षा होती है, तो पूरा जलमग्न हो जाता है। फिर कई वर्षों बाद क्या होता है, यह पृथ्वी ठंडा होती है, वही आगे आप पढ़ेंगे। तो देखिए, भारी पदार्थों का स्तनीकरण प्रारंभ हुआ। भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए, जो हल्के पदार्थ धरातली भाग की ओर आने लगे। जो देखिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर से मैं बता दूं, या आपको बता ही दूं, जो यहाँ पर अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या हुआ, पृथ्वी में जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के बीच में चले गए, और जो कम हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के सतह पर ही रह गए। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए तथा हल्के पदार्थ धरातली भाग की ओर आने लगे। ये पदार्थ समय के साथ साथ ठंडे होते गए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के रूप में गए, अंत में पृथ्वी की भूप्रकृति में विकसित हो गए। तो अभी आप देख रहे हैं स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, इसमें पूरी तरह से नहीं दिया हुआ है कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए, जो चीज़ पहले देनी चाहिए थी वो अब दिया है, वायुमंडल का विकास। तो देखिए, पृथ्वी की वायुमंडल की वर्तमान संरचना में पहले आप वायुमंडल का विकास पढ़ेंगे, तभी आपको स्थलमंडल का विकास समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए क्या हुआ, वायुमंडल की संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का प्रमुख योगदान है। वर्तमान में वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में क्या हुआ, वायुमंडल कैसे बना, तो वायुमंडल के विकास की प्रारंभिक अवस्था में धरातल पर हाइड्रोजन व हीलियम गैसें की अधिकता थी। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम ही गैस पहले आई। यह वायुमंडल सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। सौर पवन सूर्य द्वारा उत्सर्जित गैसों का अवशोषित बादल है, जो कि सूर्य में सभी दिशाओं में गमन करता है। ऐसी स्थिति पृथ्वी सहित समस्त पार्थिव ग्रहों बुध, शुक्र, मंगल भी हुई। समस्त पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया, लेकिन इसके बाद भी अब वायुमंडल निर्मित होगा। ये तो प्रथम अवस्था थी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर होगी, तभी ना कुछ होगा। तो द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, वायुमंडल के विकास की इस अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने एवं विभेदन के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से अनेक गैसों व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है। पृथ्वी के अंदर से अनेक प्रकार की जलवाष्प एवं गैसें जब पृथ्वी से बाहर निकली, जब पृथ्वी के अंदर से गैसें बाहर निकली तो वही वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया आदि गैस थी। पहले यही गैस थी, आपकी ऑक्सीजन नहीं आई है अभी। तो देखिए, पहले ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जलवाष्प गैसें थी। अगर एक चीज़ और पूछा जाता है कि ज्वालामुखी के अंदर से कौन सी गैस निकलती है, तो आप जलवाष्प ही बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए,
अधिक मात्रा में तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में थी। तृतीय अवस्था क्या हुआ, वायुमंडल के विकास की इस अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। अब देखिए आपकी तीनों अवस्था हो गई। अब मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ अच्छे से। प्रथम अवस्था में क्या हुआ, वायुमंडल के जो पृथ्वी के अंदर जो गैसें थी वो पृथ्वी के अंदर से निकली तो वो उत्सर्जित हुई, तो वो आपके पृथ्वी के अंदर थी तो वो ऊपर आई, तो वो वायुमंडल का निर्माण की। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, जो पृथ्वी के अंदर से अन्य जो गैसें जैसे जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया आदि गैस निकली और पृथ्वी के ऊपर आई, तो ये सब क्या हुआ, एक वायुमंडल का निर्माण हुआ। तृतीय अवस्था में क्या हुआ, वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण ने संशोधित किया। तृतीय अवस्था में ये सब संघनित हुए, एक साथ जुट हुए, जो बादल का निर्माण करते हैं। फिर अब देखिए जलमंडल का विकास कैसे हुआ, आपका ये आप पढ़ लिए वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। अब आप देखिए तृतीय अवस्था भी समझ गए, जलमंडल का विकास आप पढ़िए। आप पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसों की मात्रा बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन होना, अब यहाँ पे बादल का निर्माण हुआ। अभी तो आप पढ़े वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, यानी वायुमंडल में आपके कौन कौन सी गैसें आई। तो आप देखेंगे कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, जब पृथ्वी से अन्य जलवाष्प ज्वालामुखी से अन्य गैसें विस्फोट होने लगी तो वो ऊपर आकर वायुमंडल का निर्माण कर ली, तो जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ, आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत कम मात्रा में था। अब आप बादल का निर्माण पढ़ेंगे। तो पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसों की मात्रा बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने को साथ साथ जलवाष्प का संघनन प्रारंभ हुआ। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वर्षा पानी घुलने से पृथ्वी का तापमान में और अत्यधिक कमी होने लगी। देखिए अब जब बादल का निर्माण हो गया तो वर्षा होने लगा। मैंने आपको स्थल मंडल का विकास कैसे, जब जलमंडल का विकास हुआ तो जलमंडल यानी जब आपका बादल बन गया तो वर्षा होने लगी, पृथ्वी का टेम्परेचर अब कम होने लगा। तो जब पृथ्वी का टेम्परेचर कम हो गया, परत बन गई, तो इसके बाद आप क्या हुआ, 50 करोड़ वर्षों के अंतर्गत बने इस पृथ्वी पर जलमंडल का विकास हुआ। अब क्या होगा, जब जलमंडल का विकास होगा तब आपका क्या हुआ, पृथ्वी ठंडा हुई, तब जाके आपका स्थलमंडल का विकास होगा जो पहले दे चुका था। अब देखिए जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जब आपका क्या हुआ, जब आपका वायुमंडल बन गया, जलमंडल बन गया, स्थलमंडल बन गया, तो अब आपका जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो 300 करोड़ वर्षों पहले प्रारंभ हुआ जीवन की उत्पत्ति। आधुनिक वैज्ञानिक धरातल पर जीवन की उत्पत्ति एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया मानते हैं। इस रासायनिक प्रक्रिया से पहले जटिल जैव अणु बने, उनका समूह हुआ। यह समूहन अपने आप को दोहराता है, यह निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्वों में परिवर्तित करने सक्षम है। यहाँ से आप देखिए, जो 300 करोड़ साल पुराने भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचना आज तक शैवाल की संरचना मिलती जुलती है। पहले जो है एक कोशिका का निर्माण हुआ, धीरे धीरे मानव विकास का स्तर हुआ। तो देखिए जीवन की उत्पत्ति जो है आज से 300 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। तो आप विज्ञान में पढ़े होंगे, पहले एक कोशिका किसे कहते हैं, दो कोशिका किसे कहते हैं। तो पहले एक कोशिका का निर्माण हुआ था, फिर जाके दो कोशिका का निर्माण हुआ, यानी पहले एक कोशिका जीवाणुओं का विकास हुआ, फिर आपके दो कोशिका। तो आप समझ गए होंगे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर इसके बाद धीरे धीरे जाके पहले आपके पानी में रहने वाले जीवों का निर्माण हुआ, जैसे मछली, मेढक, इन सब का निर्माण हुआ। फिर जाके यही लोग जब पृथ्वी पर आने लगे, मेढक, तब जाके आपके थलचर पर यानी थलचर उनका विकास हुआ। जब वो पृथ्वी पर आकर रहने लगे तो अपने आप को अच्छे ढंग से पृथ्वी स्थल पर ढाल लिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे जाके चिंपैंजियों का, बंदर का विकास हुआ। फिर इसके बाद धीरे धीरे जाके मनुष्य का विकास हुआ। तो